विभाजित शेतकरी संगठन के आक्रोशित कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ कर तहसीलदार के वाहन में आग लगाने का प्रयास किया। किसान नेताओं के इस करतूत के बाद अब पुलिस ने रविकांत तुपकर और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई की है, जिसमें तुपकर और उनकी पत्नी सहित 25 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सोयाबीन को 8,000 और कपास को 12,000 कीमत और साथ ही अन्य मांगों के लिए स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर द्वारा शुरू की गई भूख हड़ताल के दौरान शुक्रवार 19 नवंबर को करीब 7 बजे एक पुलिस वाहन और एक एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई और तहसीलदार की गाड़ी को जलाने की कोशिश भी की गई। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और आंदोलन स्थल पर एक टास्क फोर्स और दंगा नियंत्रण दस्ते के साथ एक बड़ी पुलिस की टुकड़ी को तैनात किया गया। वहीं दिन भर जिले में विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई। बुल्ढाना शहर पुलिस ने तुपकर की पत्नी शर्वरी तुपकर सहित लगभग 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने शेख रफीक शेख करीम पर आत्मदाह का प्रयास करने और तहसीलदार की गाड़ी को आग लगाने के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि अगर ये आग लग गई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले की जांच पुलिस अधिकारी लोधी कर रहे हैं। एसटी विलय की मांग पूरी नहीं होने से कर्मचारी आक्रामक हो रहे हैं। डिपो नंबर 1 में कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान खींचने के लिए लुटांगन आंदोलन किया। इस बार एसटी के आंदोलन को तृतीय पंथी ने भी अपना समर्थन दिया है। एसटी महामंडल की राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी राज्य भर में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे सामान्य प्रवासियों का जनजीवन बाधित हो रहा है। मांगे पूरी करने के लिए एसटी कर्मचारी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। रविवार को एसटी कर्मचारियों ने अकोला के पुराना बस स्टॉप पर आंदोलन किया और सरकार का कड़ा विरोध किया। इस आंदोलन को तृतीय पंथियों का भी समर्थन मिला। जिस चीज़ को लिए एसटी कर्मचारी महामंडल को लेके ये जो आंदोलन चल रहा है और पिछले कुछ महीनों में कुछ लोगों ने इस चीज़ को लेके सुसाइड कर दिया है, तो इनको भी गवर्नमेंट्स में वो शामिल कर ले और इनकी मांगे पूरी कर दे। अकोला सावरकर महाविकास आघाड़ी ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल में विफल रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष और विधायक रणधीर सावरकर ने भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सरकार पर सभी मोर्चों पर सफल नहीं होने का आरोप लगाया। भाजपा के जिलाध्यक्ष रणधीर सावरकर ने पत्रकार परिषद आयोजित कर सरकार पर तीखा वार किया है। सावरकर ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक किसानों को फसल मुआवजा और फसल बीमा प्रदान नहीं किया है और नुकसानग्रस्त इलाके का सर्वे करने में भी सरकार विलंब कर रही है। साथ ही ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण के मुद्दे को हल कराने में सरकार विफल रही है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे एसटी कर्मचारियों के प्रश्न भी अभी तक नहीं सुलझा पाई है, जिससे आम नागरिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक प्रकाश भारसाकड़े, मेयर अर्चना मसाने, नगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, पार्षद वैकुंठ धोरे भी उपस्थित थे। शेतकरी, शेतीवर अवलंबून असणारा उद्योग आणि शेतमजूर, कष्टकरी समाज या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारच्या वसुलीचे जे मंत्री आहेत यांना गर्भित इशारा देण्यासाठी ही प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही घेतली होती, पत्रकार परिषद। आजपर्यंत निवेदनाच्या माध्यमातून विधिमंडळात अनेक आयुधाचा वापर करून प्रश्न उपस्थित करायचा प्रयत्न केला। सरकार जागा व्हायला तयार नाही आणि म्हणून गर्भित इशारा देण्यासाठी प्रेस कॉन्फरन्स होती की येणाऱ्या दिवसात रस्त्यावर उतरून सरकारला शेतकऱ्यांचं दायित्व स्वीकारावंच लागेल। त्याविषयी आम्ही आज रोजी इशारा दिलेला आहे। पुढचं आम्ही कसं वाटचाल करावी हे सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून। अकोला वाशिम बुल्ढाना स्थानीय निकाय के महाविकास आघाड़ी के गोपी किशन बाजोरिया और भाजपा के वसंत खंडेलवाल ने सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना विधायक गोपी किशन बाजोरिया ने अकोला वाशिम बुल्ढाना स्थानीय निकाय चुनाव में लगातार 3 बार जीत हासिल की है। इससे पहले उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त था। चूंकि शिवसेना महाविकास आघाड़ी की मुख्य घटक पार्टी है, इसीलिए वे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सुनात वसंत खंडेलवाल को मैदान में उतारा है और खंडेलवाल और बाजोरिया के बीच मुकाबला होगा। आणि त्या विकासात्मक दृष्टिकोन आणि जे काही संबंध आणि पारिवारिक संबंध यांच्याशी होते विकास कामासोबत, त्याच भरोशावर त्यांनी हिंगोली आणि परभणीमध्ये सुद्धा विप्लव गोपी किशन बाजोरिया यांना निवडून आणला। हेच मतदारसंघ तिथं होता आणि तेच मतदारसंघ इथं होता। ही कामाची माझी पावती आहे। आता 18 वर्ष पूर्ण झालेले आहे।
पुन्हा महाविकास आघाडीतर्फे माननीय पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी ही उमेदवारी दिली आणि मी ज्यावेळी मागील 3 निवडणुका लढलो त्यावेळी आमचे मतं 20% होते आणि 80% मतं समोरचे होते. त्यावेळी मला 300च्या वरची लीड आहे. यावेळी तर 821 मतं आहेत. विरोधकांचे मतं 225 आहेत आणि आमचे 590च्या जवळपास मतं आहेत. क्लिअर कट डिमार्केशन आहे. हॅट्रिक झालेली आहे. चौका मारण्याचा प्रयत्नच नव्हे तर तयारी झालेली आहे आणि हा चौका बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मारायचा आहे. म्हणजे काय, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला तर कोणी कॅचही केला तर आऊट त्याला कन्सिडर करता येत नाही. मग हा चौका नाही, हा छक्का बाहेर जाणार आहे आणि महाविकास आघाडीच्या बहुमताने ही निवडणुका 100% विजयी होणार आहे. हा खात्रीच नव्हे तर पूर्ण खात्री आहे. या अकोला, बुलढाणा, वाशिम विधान परिषद मतदारसंघामध्ये स्थानिक स्वराज्याच्या माननीय विद्यमान आमदार आणि उद्या होणारे आमदारसुद्धा गोपीकिशन बाजोरिया यांनी पराक्रम करून दाखवलेला आहे. मागच्या निवडणुकीत मी स्वतः इथं प्रभारी होतो आणि त्यांनी विक्रमी मतं द्यायला सुद्धा घेतली. खरं तर तेव्हा आमच्याबद्दल महाविकास आघाडीतील घटक नव्हते. आज किती ताकद आहे तर महाविकास आघाडीचे सर्व म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि अन्य पक्षसुद्धा आमच्या सोबत आहेत. आदरणीय मुख्यमंत्री नामदार उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचे आशीर्वाद घेऊन शिवसेनेच्या वतीनं आमचे गोपीकिशन बाजोरिया या निवडणुकीत उभे राहिलेत. त्याला आदरणीय शरद पवार साहेब, आदरणीय राहुल गांधीजी, सोनिया गांधीजी यांचे आशीर्वाद आहेत. बाळासाहेब थोरात आहेत तिथे किंवा अजितदादा पवार आहेत. हे सगळेजण मिळून ही निवडणूक आम्ही लढवणार आणि आत्ता मागच्या निवडणुकीचा जो काही पराक्रम केला आहे तो स्वतःचाच पराक्रम स्वतःच मोडणार इतक्या जोरदारपणे या ठिकाणी निवडणूक होईल आणि बाजोरिया प्रचंड मोठ्या मताधिक्यानं या विधान परिषदेत निवडून येतील असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. इस स्थानीय निकाय चुनाव में कुल 821 वोट और बीजेपी के पास 224 वोट है. कांग्रेस 190 मतों के साथ दूसरे स्थान पर है. शिवसेना को 130 वोट, एनसीपी को 76 वोट के साथ महाविकास आघाड़ी के पास 396 वोट है. निर्दलीय मतों की संख्या 171 है. चूंकि वंचित बहुजन गठबंधन के पास 75 वोट है. ऐसे में अब हर कोई सोच रहा है निर्दलीय और वंचितों का रुख अब किस तरफ होगा. अकोला और तिल्हारा पंचायत समिति के सभापति का चुनाव पंचायत समिति स्तर पर सोमवार को हुआ. उज्ज्वला हेमराज कालपांडे को तिल्हारा पंचायत समिति के लिए चुना गया और राजेश सावकार को बिना किसी आपत्ति के अकोला पंचायत समिति के लिए चुना गया है. सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नामांकन पत्रों की वितरण और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की गई. उसके बाद चुनाव प्रक्रिया वास्तव में दोपहर 3 बजे हुई. अकोला पंचायत समिति के कुल 20 सदस्य हैं. इनमें से 11 सदस्य वंचित पार्टी के हैं. तिल्हारा पंचायत समिति के 16 में से 10 सदस्य वंचित के हैं. हालांकि विपक्ष द्वारा समय पर नामांकन पत्र वापस लेने के कारण वंचितों ने 2 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है. तिल्हारा पंचायत समिति के लिए उज्ज्वला हेमराज कालपांडे जबकि अकोला पंचायत समिति के लिए राजेश सावकार बिना किसी आपत्ति के निर्वाचित हुए हैं. राज्य में जारी एसटी कर्मचारियों के आंदोलन के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब के बीच गुप्त बैठक हुई. इस बैठक पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और परिवहन मंत्री अनिल परब की आलोचना की है. आज ज्या पद्धतीने अनिल परब हे पवार साहेबांकडे गेलेले आहे आणि तिथे गुप्त मीटिंग 2 तासापासून चालू आहे आणि सब्जेक्ट मुद्दा एसटी कामगारांचा आहे. मला वाटते की ज्या दिवशीपासून आपले एसटीचे कामगार आंदोलन करत आहे हे सगळ्यांना माहित होतं ना आम्हाला सुद्धा माहित होतं. जोपर्यंत याच्यामध्ये आपले पवार साहेब याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेणार नाही तिथपर्यंत याच्यावर निर्णय लागणार नाही. पण आज ज्या पद्धतीने पवार साहेबांसोबत अनिल परब त्या डिपार्टमेंटचे मंत्री आहेत ते जे मीटिंग करत आहेत आता कुठे ना कुठे एक अंधारामध्ये एक दियेची किरण आपण ज्याला म्हणू शकतो ते दिसलेली आहे. कारण पवार साहेबांचा इंटरेस्ट याच्यामध्ये दिसलाय आणि हे सगळ्यांना माहिती आहे महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राची सरकार आणि हे कोण चालवत आहे हा शिवसेना नाही चालवत आहे आमचे पवार साहेब चालवतात. आणि हे नक्की आहे की याच्यामध्ये जर काही होत असेल
एसटी कामगारांबद्दल ते फक्त पवार साहेब करू शकतात आणि 2 तासाची मीटिंगच्या नंतर मला वाटतं एसटी कामगारांची काही ना काही चांगला संदेश हा पवार साहेबांचे कडनं आपल्याला भेटेल, कारण की याच्यामध्ये अनिल परब आणि उद्धव साहेब हे फेल आहे, कारण हे निर्णय घेण्यासाठी सक्षम नाहीये आणि जर निर्णय चांगला झाला तर मला वाटतं पवार साहेबच करू शकतात. तर पवार साहेबांना सुद्धा विनंती आहे, हे 2 तासाची मीटिंग नंतर काही ना काही चांगला संदेश आमचे एसटी कामगाराचा निघन एवढा विश्वास आमचे सगळे लोकांना आपल्यावर आहे. शीतकालीन सत्र को नागपुर में करने की मांग अमरावती के विधायक रवि राणा ने की है। रवि राणा ने कहा कि नागपुर समझौते के अनुसार शीतकालीन सत्र नागपुर में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्र का विदर्भ के नागरिकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके माध्यम से विदर्भ के विकास का प्रश्न हल किया जाता है। नियमानुसार हिवाळी अधिवेशन हे ठरल्याप्रमाणे नागपूरमध्ये झालं पाहिजे। पूर्ण विदर्भाची जनता, शेतकरी आहे, शेतमजूर आहे, बेरोजगार आहे, अनेक विदर्भाचे असे प्रश्न आहे जे पूर्ण ताकदीनं विदर्भामध्ये मांडून विदर्भाच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी त्या ठिकाणी विदर्भामध्ये नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होत राहते। ही परंपरा आहे, हे ठरलं आहे आणि ठरल्याप्रमाणे ते अधिवेशन नागपूरमध्येच झालं पाहिजे। यासाठी आमची विधिमंडळाचा एक सदस्य म्हणून माझी मागणी आहे की ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांची तब्येत जर खराब आहे त्यांनी जरूर आराम करावा, कारण की तब्येत चांगली असताना सुद्धा ते विदर्भाच्या कधीच दौऱ्यावर आले नाही। अमरावती जिल्हा असो, अकोला असो, वाशिम असो, बुलढाणा असो आणि या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये त्यांनी 2 वर्षामध्ये पाय ठेवला नाही आहे। पण त्यांना जर असं वाटते तब्येत बरोबर नाही आहे तर त्यांना मुंबईला घ्यायची जी आवड आहे ती बाजूला ठेवली पाहिजे आणि त्यांनी आराम केला पाहिजे। 3 पक्षाचे सरकार आहे, ज्या पक्षावर त्यांचा विश्वास असेल त्याला त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना चार्ज द्यावा आणि हे अधिवेशन नागपूरमध्येच झालं पाहिजे। ही ठाम आमची मागणी आहे, संपूर्ण विदर्भाच्या आमदारांची मागणी आहे, विदर्भाच्या जनतेची मागणी आहे की ह्या परंपरेला उद्धव ठाकरे सरकारने मोडीत काढू नये आणि विदर्भाच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी विदर्भामध्ये हिवाळी अधिवेशन झाली पाहिजे। ही आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं मुख्यमंत्र्यांना मागणी आहे। अमरावती में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने शिवसेना के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया है। इन गिरफ्तारियों में शिवसेना के जिला प्रमुख और महानगर प्रमुख स्तर के नेता शामिल हैं। अमरावती शहर में 12 और 13 नवंबर को हिंसा भड़की थी। 13 नवंबर को भाजपा और कई हिंदूवादी संगठनों ने अमरावती बंद का आह्वान किया था। इस बंद के दौरान शिवसेना जिला प्रमुख राजेश वानखेड़े और महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के साथ कई शिव सैनिकों ने भी इस बंद में हिस्सा लिया था। इस दौरान सभी ने नारों के साथ भड़काऊ भाषण भी दिए। इसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने मामले में जिलाध्यक्ष राजेश वानखेड़े और महानगर प्रमुख पराग गुर्दे समेत 4 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया है। अब ये साफ हो गया है कि दंगों में शिवसेना भी शामिल थी। शिवसेना की दंगों में भाग लेने के बावजूद पुलिस पर लगातार उन्हें बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। केंद्र और राज्य सरकार विकलांगों को विभिन्न योजनाएं प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जनता में जागरूकता की कमी के कारण गरीबों और वंचितों तक नहीं पहुंच पाती। कई वर्षों से जागर फाउंडेशन नेत्रहीनों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पेशेवर सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें अमूल्य सहायता प्रदान कर रहा है। जागर फाउंडेशन ने अकोला में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में नेत्रहीन लोगों को मदद प्रदान की गई। इस वर्ष फाउंडेशन ने रद्दी संग्रहण से प्राप्त आय से 35 दृष्टिबाधित लोगों को व्यावसायिक साहित्य वितरित किया है। खास बात यह है कि फाउंडेशन हर साल रद्दी जमा कर निराधारों को दिवाली के मौके पर खुशियां मुहैया करते आए हैं। जागर ने इस वर्ष 18.4 टन रद्दी एकत्रित की है। इस दौरान रद्दी और पैसे के जरिए राज्य भर से करीब 400 लोगों ने फाउंडेशन में योगदान दिया है। यावर्षी असं ठरलं की असे दृष्टीहीन बांधव आहेत, या दृष्टीहीन बांधवांना त्यांची जी दिवाळी आहे ती आपण त्यांना ते जे विक्री करत असलेल्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या वस्तू जर आपण त्यांना या पैशातून घेऊन त्या जर त्यांना पुरवल्या तर ते त्याचा जो काही त्यांना फायदा आहे तो फायदा त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी होईल आणि कोरोनामध्ये या परिस्थितीमध्ये जे काही त्यांच्यावर हानी झालेली आहे ते सुद्धा भरून निघेल या दृष्टीनं यावर्षी आपण हा उपक्रम राबवत आहे। आणि सांगायची विशेष म्हणजे गोष्ट राज्यातल्या महाराष्ट्रातल्या 24 जिल्ह्यांमधल्या
जवळपास 400च्या वर लोकांनी जे काही योगदान रद्दी स्वरूपात किंवा पैशांच्या स्वरूपात केलं, त्या योगदानातून जे साहित्य घेतलं ते साहित्य त्यांना आज रोजी या ठिकाणी आम्ही वितरित करणार आहोत आणि या माध्यमातून त्या गरजवंतांची दिवाळी आम्ही साजरी करत आहोत। अमरावती शहर में लगाए गए कर्फ्यू में कुछ बदलाव किए गए हैं। शहर में दिन के दौरान कर्फ्यू में ढील दी गई है, जबकि सोमवार रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।